देखो हम सबसे पहले दो प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। दो थ्योरम्स रह गई थी, एक ट्रिपल ए और एक ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए थ्योरम ये कहती है कि अगर दो त्रिभुजों में एंगल बराबर हैं, मतलब तीन एंगल बराबर हैं परस्पर, तो उनके तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। जैसे देखो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ट्रिपल ए थ्योरम। ट्रिपल ए थ्योरम ट्रिपल ए थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम दो चित्र बनाएंगे, यानी दो त्रिभुज बनाएंगे। पहले एक छोटा और एक बड़ा। ऐसा ही क्यों करते हैं? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की आकृति समान होती है, आकार भिन्न होता है। पढ़ा था आपने? तो आकृति समान होती है तो आकृति मतलब त्रिभुजाकार आकृति लेंगे, और आकार भिन्न मतलब एक छोटा लेंगे तो एक बड़ा लेंगे। इतना ध्यान रखना है। विकास एक छोटा आकार लेंगे और एक बड़ा आकार लेंगे। इस प्रकार वो इतना बड़ा आकार लेंगे कि ये त्रिभुज इसके भीतर काटा जा सके। समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से, मान लो ये त्रिभुज जो है आपका ABC है, और दूसरा वाला त्रिभुज मान लीजिए DE है या PQR मान लीजिए PQ पाते ना। ये ABC है और ये कौन सा है? PQR। तो इसमें हम दो बिंदु काटेंगे। देखो PQ पर एक बिंदु D लेंगे और PR पर एक बिंदु F लेंगे, DE लेंगे, क्योंकि ABC ले चुके हैं तो DE ले लेंगे। तो PQ पर एक बिंदु कौन से लिया बताओ? D, और PR पर कौन से ले लिया? E। अब फिर हमने क्या कर दिया? D को सुनो देखो, और हमने D और E को इस प्रकार लिया है। D और E को D और P को इस प्रकार लिया है कि जो AB है वो D के बराबर हो जाए, वो PD के बराबर हो जाए, और जो AC है वो PE के बराबर हो जाए। समझ गए? इस प्रकार हमने ये रचना की है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है इसको लिखते हैं। देखो दिया है, साथ में लिख लेना। दिया क्या दिया है? सामने दिख रहा है, बताओ क्या दिया है? दो त्रिभुज दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ABC तथा त्रिभुज PQR, जिसमें देखो जो अगर ये ट्रिपल ए थ्योरम है तो इसका मतलब ये है कि एंगल सब में बराबर है, अर्थात एंगल A इक्वल टू एंगल P, जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल P कामा आगे बोलो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। वो तो रचना की है ना हमने। जो दिया है वो तो एंगल बराबर दिया है ना दोनों। एंगल C इक्वल टू एंगल ये हमको दिया है। ठीक है, ये तो दे दिया है। और सिद्ध क्या करना है? आप तो जानते थे कि समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करने के लिए कुल 6 कंडीशन बराबर होनी चाहिए। पहली कि तीनों कोण बराबर हो जाए, दूसरी कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। तो सिद्ध अब करने में क्या आएगा बताओ? अनुपात बराबर हो जाएगा। तो क्या सिद्ध करना है बताओ? सिद्ध करना है कि इनका अनुपात बराबर हो, करस्पॉन्डिंग रेशियो, अर्थात AB के संगत भुजा कौन सी बताओ? PQ। पूरे त्रिभुज देखना, AB की संगत PQ, AB by PQ इक्वल टू BC की संगत BC by QR इक्वल टू CA के संगत या AC की संगत बता दो। ये हमें सिद्ध करना है, समझने की कोशिश करना। अब हम आते हैं रचना पर। रचना क्या की है? अब देखो रचना बताओ। D को मिला नहीं तो रचना क्या की है? त्रिभुज PQR में भुजा PQ तथा PR पर दो बिंदु D और E इस प्रकार लिए कि AB इक्वल टू PD हो जाए तथा AC इक्वल टू PE हो जाए। बताओ क्या रचना की है? त्रिभुज PQR की भुजाओं भुजाओं नहीं तो भुजाओं PQ तथा PR के भुजाओं पर PQ तथा PR पर दो बिंदु क्रमशः PR पर दो बिंदु PR पर दो बिंदु
दो बिंदु क्रमशः कौन कौन से? डी व ई। इस प्रकार लिए कि खींचे, क्या लिखोगे? लिए। इस प्रकार लिए कि बताओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाए? ए बी इक्वल टू पी डी हो जाए तथा ए सी इक्वल टू तथा कैसे इक्वल टू बच्चों क्या आ जाए? देखो अब सुनो, इधर देखो, इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल देंगे इक्वेशन, नहीं तो सिद्ध करना है फर्स्ट, इसको डालेंगे जिसमें दिया है, यही तो सब दिया है, इनको इक्वेशन फर्स्ट डाल दे पूरा को कंप्लीट को इक्वेशन फर्स्ट डाले दे रहे, ठीक है? यस सर। जितना भी दिया है हम इक्वेशन फर्स्ट के अंतर्गत इसको मान लेंगे, ठीक है? अब देखो इधर इसको हम डाल देंगे इक्वेशन सेकंड, जितना भी दिया इसको हम कितना मान लेंगे? इक्वेशन सेकंड। कौन सा? ए इक्वल टू पी डी और ए सी इक्वल टू पी, कंप्लीट, ठीक? और इसमें जितना भी दिया है इधर ए सी वो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी स्पष्ट दिख रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, डाल देंगे इक्वेशन और इसको डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम मेन हेडिंग पर आते हैं, उपपत्ति। ये मेन हेडिंग है। अब उपपत्ति में कौन से दो त्रिभुज लेके चलोगे बच्चों? ABC और PQR। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि त्रिभुज एबीसी और ये पीडी सर्वांग सम हो जाएं तो क्या हो सकते हैं? दिख रहे होंगे, देखो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बताओ त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में क्या दिख रहा है? एबी पीक्यूआर में नहीं, पीडी में एबीसी और इनको समरूप को सर्वांग सम करना है। देखिए अच्छा, ए बी इक्वल टू पी डी रचना से, ए बी इक्वल टू पी डी कहाँ से आया? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ये दिया है, ये आया रचना से, रचना से। और ये कहाँ से आया बताओ? दिया है। और बोलो ए सी इक्वल टू ये कहाँ से आ जाएगा? रचना से। देखो बच्चों, तो वाई साइड एंगल साइड, वाई साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बताओ? सर्वांग सम हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ समरूप को होते हैं यहाँ पर? समरूप को होते हैं जब भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसमें तो भुजाएं बराबर हो रही हैं तो कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज एबीसी congruent to triangle of PDE, congruent to PDE। तो एक इसके साथ थ्योरम लगती थी CP, उसका काम क्या होता था कि जो अन्य संगत भाग बचे हैं वो भी बराबर कर। तो अन्य संगत भाग कौन से बचे बताओ? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कर लिया तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कर लो, एंगल बी इक्वल टू एंगल और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई कर लीजिए। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कर लिया, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई कर लिया। अब इधर देख लो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, बट यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हमने प्रूव करके लाए हैं सीपीसीटी से। तो अगर इसका उसका रिलेशन किया जाए, मान लो इसको कितना इक्वेशन डाल दें, इसको डाल दें थर्ड और इसको इक्वेशन कितना डाल दें, इसको डाल दें। समझ रहे हैं? देखो इधर तो समीकरण 1 व 3 से व 4 से दोनों का रिलेशन निकाल देंगे एक साथ, ठीक? समीकरण 1, 3 व 4 से एक साथ, समीकरण 1, 3 व 4। समीकरण 1, 3 व 4 से इधर देखो 1, 3 व 4 से निष्कर्ष क्या निकालते हो? ध्यान देखना, 1, 3 व 4 से क्या तुम्हें निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है? एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, इधर देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है तो बी से भी तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया? तो इसलिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल डी, पहली बात। दूसरी बात देखना, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल डी हो गया। दूसरी चीज इधर देखो,
C इक्वल टू R है और इधर C इक्वल टू E है, तो C से C R इक्वल टू E, R इक्वल टू E। एक बार बताओ, जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो जाते थे तो उनके अंतर्गत आने वाली भुजाएं कैसी हो जाती हैं? तो ये देखो संगत कोण है, D Q के बराबर है, E R के बराबर है, तो ये कैसे कोण दिख रहे बताओ? संगत है, तो आप लिखेंगे संगत कोण, नाम लिखेंगे संगत। और संगत कोण कब बराबर होते हैं बता दो? हाँ, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए D पैरेलल टू QR। अगर D पैरेलल टू QR है तो एक और तुम्हें याद आ गई, कौन सी? जब दो भुजाएं समांतर होती थी तो BPT लगाते थे, याद है? जब समांतर भुजाएं होती थी तो कौन सी थ्योरम लगाते थे? BPT। पहले तुम्हें नोट करो, BPT लगाएं। देखो अगर D पैरेलल टू QR है तो अब हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? BPT। जब दो भुजाएं समांतर होती थी तो BPT लगाते थे। तो चलिए बाय BPT, बाय तो बीपीटी से क्या होता है बताओ? अनुपात बराबर होता है PD बाई DQ, PD बाई DQ इक्वल टू PD बाई ER। सुनो इधर देखो, PD बाई DQ इक्वल टू P बाई ER। ठीक है, हमें लाना क्या है? इधर देखो PD किसके इक्वल था? इधर देखो PD इक्वल था AB के, किसके इक्वल था? AB के। और PE किसके इक्वल था? AC। तो जहाँ PD है वहाँ क्या रख लें बताओ? AB। या इसमें ऐसा करें, PD के स्थान AB रख ले, AB बाई DQ और इक्वल टू PE के स्थान क्या रख लें? AC। AC बाई ER। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना हो गया AB बाई DQ इक्वल टू AC बाई ER। AB बाई DQ इक्वल टू AC बाई ER। थोड़ा बंद करें। देखो बच्चों, ये PD बाई DQ PE बाई ER कैसे हुआ समझे हो? BPT लगा दी। अब इसका रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे? रिवर्स। क्या हम लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर? तुम्हारी हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी ही लिखना उचित है, सही है? यस, व्युत्क्रम करना। करोगे DQ ऊपर जाएगा, PD नीचे आएगा, PR ऊपर जाएगा। बात है एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। अब वो अपना समझना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर DQ बाई PD और प्लस वन इधर PR बाई P प्लस वन, इधर PD बन जा PD इधर आ जाएगा DQ और प्लस का PD होल अपॉन PD इक्वल टू ER अपॉन PE इधर लगा दे रहे। DQ PD को मिला के क्या बताओ? PQ बाई PD, PQ बाई इक्वल टू इधर ER और PE मिला के क्या? PR बाई PE। इधर बात नहीं, इधर देखो PD रचना से किसके इक्वल था? इधर PD रचना से किसके इक्वल था? AB के, देख रहे हो? तो अब क्या हो जाएगा बताओ? PQ बाई और PR बाई ऐसे कहाँ से आ गया? थोड़ा होता है ऐसे के, यहाँ से लिख देंगे रचना से ही आया। कहाँ से आया है? ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे भी बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर इधर पुनः सीधा दोबारा एक बार इधर देखो इधर AB बाई PQ, AB ऊपर जाएगा PQ और उधर क्या हो जाएगा? AC बाई इधर देखो इधर AB बाई PQ और AC बाई PR।
तो जिस प्रकार ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर आ गया, ठीक उसी प्रकार ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू आ सकता है बी सी बाई क्यू। वो कैसे आएगा? ये जो रचना की है वो रचना ऐसे कर दो तो ये अपने आप ही आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा। सही है, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार। आप क्या लिख देंगे? क्योंकि अगर ऐसा प्रोसेस करोगे तो इतना ही फिर से लंबा करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। हाँ, कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार देखो बच्चों, इसी प्रकार ए बी बाई पी क्यू को किसके इक्वल लाया जा सकता है? अगर ये लाइन तिरछी कर दी जाए तो ए बी बाई पी क्यू को बी सी बाई क्यू आर के इक्वल लाया जा सकता है। इसके इक्वल लाया जा सकता है। सही है, इन दोनों को कंबाइन करो तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं? कंबाइन करके क्या कह सकते हैं? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। कंबाइन करके क्या कह सकते हैं? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। क्या साहब सुनो, यही तो प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। जानना समझ आज पूछ रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड थ्योरम, जो कि ट्रिपल एस थ्योरम। ठीक, तो ट्रिपल एस थ्योरम में क्या होता था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर हमें करने पड़ेंगे। देखो बच्चों, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे और इस प्रकार त्रिभुज लेंगे कि एक छोटा त्रिभुज हो जाए, एक बड़ा हो जाए, अर्थात आकृति इनकी बराबर हो किंतु आकार भिन्न हो। देखो त्रिभुज वैसे लेंगे जैसे लिए थे, त्रिभुज वैसे लेंगे जैसे हमने लिए थे। ए बी सी दो बिंदु कट करेंगे इसी त्रिभुज के को ध्यान में रखते हुए। देखिए ए बी के बिल्कुल समान जो है यहाँ पर हम कट करेंगे। कौन सी साइड बताओ? ए बी सी है तो यहाँ पर क्या कट कर लें? डी। ठीक है, और यहाँ पर क्या कट कर लें बताओ? टी ई। सही है, तो हमने क्या किया बताओ? डी को ठीक है। सबसे पहले लिखो जो दिया है, दिया है साथ में लेना बच्चों। सेकंड जीरो है, दिया है साथ में। क्या दिया बताओ? ठीक है, दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज जिसमें क्या दिया बताओ? जिसमें ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू कौन दिया है? हाँ, यही दिया है। साइड है ना, इसमें क्या दिया बताओ? ए बी बाई बातें ना बी सी बाई ए सी बाई क्या करें? इधर देखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ? अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो कौन सिद्ध करने हैं? संगत कोण बराबर सिद्ध करने हैं। बताओ कौन से? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इधर देखो रचना में क्या लिखोगे? रचना में क्या लिखोगे? जो लिखा था अभी त्रिभुज पी क्यू आर में, जो अभी पीछे प्रमेय में लिखा था वही लिखेंगे। बताओ क्या लिखा है? त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू व पी आर, पी क्यू तथा पी आर itu asli kita itu baru pasti पी आर पर दो बिंदु
का दो भी निकल सा डी वाई डी वाई इस प्रकार लिए ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू पीई। ये हो गया ठीक। यस इसको डाल देंगे इक्वेशन, अब इसको डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखिए। अब हम आते हैं मैंने ऊपर इधर देखो ऊपर पर आते हैं। तो सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम त्रिभुज ABC और PD को क्या करेंगे, सर्वांग। तो जो दिया है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वांग सम करना है। तो देखिए क्या दिया है, AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR। तो हम रिलेशन केवल ये वाला लेंगे, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR। देखो सही से क्या दिया बताओ, AB बाई PQ और इक्वल टू क्या दिया, AC बाई PR का है। इधर देखना रचना से AC और AB के इक्वल किसको रखा है, AB के इक्वल क्या है रचना से PD PD, AB के इक्वल रखा है PD बाई PQ इधर AC के इक्वल क्या है PE AC के प्लस क्या रख देंगे P बाई समझो यार। सुनो PD बाई PQ। अब अगर PD को हटाना है तो सीधी सी बात है, हमें ये PQ बड़ी भुजा है, PD छोटी भुजा है, तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स करो, उल्टा करो पहले, तो व्युत्क्रम करने को। पहले जोड़ना पड़ा था क्योंकि ऐसा था कि पहले बड़ी भुजा थी, तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा बनानी थी। अब क्या बड़ी भुजा से छोटी भुजा बनानी है, देखो ना ये PQ बड़ी भुजा है, अब PQ को किसमें चेंज करना है, QD में। तो बड़ी से जब छोटी बनानी है यानी माइनस करनी है तो माइनस वन दोनों तरफ करेंगे, सही है। और पहले क्या था, छोटी से बड़ी भुजा बनानी थी तो प्लस करना था, इसलिए दोनों तरफ प्लस बन गया था। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे पहले, फिर माइनस वन कर देंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा था, PQ बाई PD PQ बाई PD इक्वल टू PR बाई PE। PR बाई PE। अब क्या करोगे, माइनस दोनों तरफ माइनस वन करने का, अर्थात माइनस घटाने का, तो आ जाएगा PQ। अगर माइनस वन घटाएंगे तो माइनस वन दोनों तरफ घटेगा, तो PQ बाई PD माइनस वन इक्वल टू PR बाई PE माइनस वन। देखो ना, तो PQ और PD बन जा PD तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ, PD इक्वल टू इधर देख लो PR और माइनस PE बन जा, PE नीचे क्या आ जाएगा PE। बताइए PQ में से PD निकल गया, DQ PQ में से PD निकल गया तो QD या DQ बच गया, DQ। और नीचे क्या बताओ PD। इसी प्रकार PR में से PE निकल गया, PR बच गया, और नीचे क्या है PE फिर से व्युत्क्रम करें, पुनः व्युत्क्रम करें, पुनः PD upon DQ। पुनः व्युत्क्रम करोगे तो PD ऊपर चला जाएगा और DQ नीचे आ जाएगा, PD ऊपर चला गया और DQ नीचे इसी प्रकार बताओ P ऊपर चला जाएगा, PR नीचे नीचे आ जाएगा, PE upon ER P ऊपर चला गया और PR नीचे। देखो सर PD बाई DQ और PE बाई ER। तो PD किसके इक्वल था बताइए, तो PD बाई DQ PD था और AB PE का। बाई ER, ठीक है। अगर इसका रेशियो इक्वल है PD बाई DQ PE बाई ER तो बाई कन्वर्स ऑफ VPT कल क्या लगेगी, कन्वर्स ऑफ VPT। और जब समांतर था तब केवल VPT लगी थी, पीछे देखा था, यस सर। तो इसमें क्या लगेगी बाई कन्वर्स ऑफ VPT से क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा डी पैरेलल टू क्यू आर, QR डी पैरेलल टू, QR समझ रहे हो? किया तो डी पैरेलल टू क्यू आर। पर इतना समझ में आया? देखिए अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो सीधी सी बात है कि उनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। अर्थात एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ई इक्वल टू एंगल इधर देखो, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ई इक्वल टू एंगल बात है ना। ये कैसे एंगल है बताओ? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब सुनो इधर देखो, अगर ये संगत कोण बराबर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दो कोण बराबर हैं। कितने? तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, बाई एंगल है एंगल एंगल प्रॉपर्टी से कौन से ट्रायंगल समरूप हो गए बताओ? ये डी और ई किसमें आ रहा है बताओ? डी और ई आ रहा है पीडी में, किसमें आ रहा है? PDE एंगल पीडी समरूप हो गया। किसके समरूप हो गया बताओ? पी क्यू आर। हम लोग जानते थे कि अगर दो कोण बराबर होते थे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। हाँ, ये कॉमन है, वही तो बता रहे। अच्छा अब सुनो इधर देखो, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। कैसा होता है? इसमें क्या हो जाएगा बताओ? पी डी बाई पी क्यू, पी डी बाई पी क्यू इक्वल टू बताओ डी बाई क्यू आर इक्वल टू पी ई बाई। इधर समझना, इधर पीडी किसके इक्वल लिया था? पीडी किसके इक्वल लिया था? एबी के। और पी किसके इक्वल लिया था? एसी। तो यहाँ क्या रख रहे बताओ? एबी बाई, और ये पी किसके इक्वल था? एसी। तो ये वाला पोर्शन लेंगे, ठीक, ये एसी बाई। अब थोड़ा देखिए, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई टी आर तो आ गया। अब डी किसी के इक्वल था? नहीं था, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट करो। देखो ऐसा है कि पी डी के इक्वल तो ए बी हो गया और पी के इक्वल ए सी हो गया, पी के इक्वल ए सी हो गया, ए सी बाई टी आर। बट ये किसी के इक्वल नहीं है तो इसको जैसा है वैसा ही नोट कर लीजिए, अर्थात डी बाई क्यू आर, डी बाई क्यू आर। इसको इक्वेशन कितना डाला जाए? कितने इक्वेशन पढ़ चुके पीछे देखो? थर्ड डाल दिए। अब देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन करो, तुलना करो। समीकरण 1 व 3। क्या दिखाई पड़ता है? इधर देखिए, हमें उसमें दिखाई पड़ता है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर तो है, बट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर भी है। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये अगर दो बराबर है तो तीसरा उसमें अपने आप बराबर है, क्योंकि यही तो उसके इक्वल है। Yes, sir. दो तीन ओके। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई QR अभी बी सी बाई क्यू आर। अब उधर क्या बच गया बताओ? डी बाई क्यू आर। क्या बचा इधर? क्यू आर से क्यू आर, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया तो बी सी किसके इक्वल आ गया बताओ? DE तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल टू डी। सुनो, अगर बी सी इक्वल टू डी आ गया तो ए बी इक्वल टू पी डी रचना से, ए सी इक्वल टू पी रचना से, अब बी सी इक्वल टू डी हमने प्रूव किया है। तो फिर बाई साइड से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बताओ? सर्वांग सम। क्योंकि सर्वांग सम क्या होता है? भुजाएं बराबर होती हैं ना कि समानुपाती। सर्वांग सम क्या होता है बताओ? भुजाएं बराबर होती हैं, समानुपाती नहीं होती। तो समझ में आ रहा है? तो देखो इधर रचना से क्या क्या है बताओ? रचना से है ए बी इक्वल टू पी डी, ए बी इक्वल टू PD और बोलो ए सी इक्वल टू PE ये सब एबीसी में आ रहा है, देख रहे हो? ठीक है। ए सी इक्वल टू क्या है? पी। ये सब कहाँ से आया? बाई साइड बाई साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बताओ? देखो इधर बीसी एबी एसी किसकी भुजाएं हैं?
BC AB AC किसकी भुजाएं? ABC। तो त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया। इधर त्रिभुज ABC सर्वांशम हो गया, बताओ किसके? ये D PD और PE किसकी भुजाएं? PDE के। हमें सिद्ध क्या करना था, थोड़ा ध्यान से देखो। एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो भाई CP CT से क्या होता है बताओ? संगत भाग तो अगर सर्वांशम है तो उनके संगत कोण बराबर कर दो, क्यों? भुजाएं बराबर हैं, भुजाओं के हिसाब से हमने सर्वांशम किया है, तो अब इनके CP CT से क्या करना है? कोण बराबर कर लें। क्या बराबर कर लें? अर्थात इधर एंगल A इक्वल टू एंगल E, इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल C इक्वल टू। लेकिन ये तो प्रूव नहीं करना है, हमें तो ये प्रूव करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। हमें प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P जो कि है इधर, बट एंगल B इक्वल टू एंगल D दोनों लाना है। हमें लाना है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। थोड़ा देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर इक्वल किए थे, ये देखो B इक्वल टू Q। इनको कोई इक्वेशन नहीं डाला है, हम इनको एक नया इक्वेशन नाम देते हैं, जो कि पीछे में डालना भूल गए, इसलिए इसका इक्वेशन नया इक्वेशन नाम दे दिया यार। ये पूरा इक्वेशन कौन सा है यार? सही है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वेशन, ताकि समझ जाओ। समझ गए? ठीक है, पहले इतना नोट करो तो देखिए बच्चों, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल D हो गया, और एंगल C इक्वल टू एंगल E हो गया। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P तो सही है, एंगल A इक्वल टू एंगल P। बट ये इधर देखना, इधर एंगल B और एंगल D, तो इधर रिलेशन देखें जो हमें इक्वेशन एक्स में दिया है, इधर D के इक्वल है, और D किसके इक्वल है बताओ? Q के। तो D से D अगर हम कैंसिल करें तो B इक्वल टू क्या आ गया? Q। B इक्वल टू क्या आ गया? इधर CE के इक्वल है, CE के इक्वल है, और इधर देखो E R के इक्वल है। तो D से E कैंसिल करें, C किसके इक्वल आ गया? R के। C इक्वल आ गया R के। तो इस प्रकार यही हमें प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। नोट कर लो। प्रमेय में ये बोला गया, जो पहली प्रमेय है वृत्त से रिलेटेड, कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, हमें प्रूव करना है। देखिए, अच्छा मान लीजिए ये एक वृत्त है, और इस वृत्त का केंद्र O है, तथा स्पर्श रेखा इसकी जो है वो AB है। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा उस रेखा को कहते हैं जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मान लो ये बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, और रेखा जो स्पर्श रेखा है वो कौन सी है आपकी? AB। सुनो इधर देखो, इसने ये बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है इस पर ये लंब हो जाए OP, हमें सिद्ध करना है। समझ गए? हम थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? देखिए, अगर हमने यहाँ पर P ले लिया है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? और फिर नीचे क्या ले लिया जाए बताओ? R। अर्थात OQ को आगे तक R तक बढ़ाया। सही है, OQ को R तक बढ़ाया। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, देख करके ही स्पष्ट हो रहा होगा क्या दिया है बताओ। दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है। वो केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें देखो, जिसमें AB स्पर्श रेखा है, जिसमें AB लंब OP, जिसमें AB स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा दिया है, साथ लिख लेना। वृत्त की स्पर्श बिंदु कौन सा होगा बताओ? तथा P स्पर्श बिंदु तथा स्पर्श बिंदु। ठीक है,
सिद्ध क्या करना है? हाँ। सिद्ध करना है कि जो ओपी है वो लंब हो जाए किस पर? ए बी पर। ओपी लंब ए बी। ठीक है, अब हम आते हैं रचना पर। रचना क्या थी देखना। देखो रचना की है कि ओ क्यू को आगे तक आर तक बढ़ाया, अर्थात ओ क्यू को आर तक बढ़ाया, ओ क्यू को आर तक, यही तो रचना हुई है। ओ क्यू को आर तक बढ़ाया, ओ क्यू को आर तक बढ़ाया। उपपथ पर आते हैं। देखो अगर हम देखें इसमें त्रिज्याएं कौन कौन से बताओ? ओपी और ओ क्यू क्या है? त्रिज्याएं। सिंस ओपी इक्वल टू ये क्या है बताओ? त्रिज्याएं। और त्रिज्याएं परस्पर कैसी होती हैं? बराबर, इसीलिए ये बराबर है। अब सुनिए थोड़ा, अगर OP इक्वल टू OQ है तो बताओ क्या OP इक्वल टू OR हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि OP त्रिज्या है और OR जो है, R जो है वो स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा पर स्थित एक बिंदु है। तो त्रिज्या त्रिज्या के बराबर हो सकती है, ना कि त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई रेखा के बराबर होती है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो OR डिस्टेंस है वो OP से बड़ी है। OR जो है वो OP से बड़ी है। OP is less than OR। अब ये बता दो, चाहे OP is less than OR कहो या फिर OR is greater than OP कहो, बात एक ही है। अब ये बताओ OR किससे किससे मिलके बना है? OQ plus OR plus QR। OQ plus QR is greater than OP। इसका मतलब ये हो गया है कि OQ और QR को मिलाकर के भी ये जितनी भी डिस्टेंस आएंगी इससे बड़ी होंगी, किससे? OP से। अब हम इससे ये भी स्पष्ट हो सकता है कि स्पर्श रेखा पर कितने भी बिंदु लिए जाए सिवाय बिंदु P के, सभी की डिस्टेंस हमेशा जो है OP से कैसी होगी? बड़ी होगी। जैसे अभी R लिया है, अब मान लो इधर R1 ले लिया, फिर R2 ले लिया, फिर R3 ले लिया, जितनी भी डिस्टेंस ली जाएंगी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, अर्थात OP से हर डिस्टेंस की हमेशा बड़ी होगी। OP से हर डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हर डिस्टेंस बड़ी होगी तो OP छोटी होगी। OP छोटी है तो सबसे छोटी जो लंबाई होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब। हाँ। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है, केवल लैंग्वेज है बच्चों। स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB पर स्थित बिंदु P पर स्थित, स्पर्श रेखा AB पर स्थित बिंदु P, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB पर स्थित बिंदु P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर, अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु की, स्थित बिंदु की, देखो इस पर कोई भी बिंदु स्थित हो जाए, इसके अतिरिक्त P के अतिरिक्त उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा OP से कैसी होगी? बड़ी होगी। जैसे OR की डिस्टेंस OP से बड़ी है, वैसे OR बर की भी डिस्टेंस OP से बड़ी होती है, OR2 की भी डिस्टेंस OP से बड़ी होती है। या हम कहते हैं OZ लिया होता तो OZ भी OP से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि OP सबसे छोटी लंबाई है, OP सबसे छोटी लंबाई। हाँ देखो, स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु की केंद्र O से खींची गई
खींची गई केंद्रों से क्या खींचोगे, लंबाई या दूरी, केंद्र ओ से खींची गई रेखा लिख दो, केंद्रों से खींची गई रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई हमेशा ओपी से बड़ी हो, ओपी से त्रिज्या इसमें एक है, त्रिज्या एक है, ओपी से बड़ी हो। स्पष्ट है कि ओपी क्या है, बताओ फिर। अगर ओपी बड़ी है तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, क्या आप लिखेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि ओपी स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है। ओपी स्पर्श रेखा क्यों लंब है, क्योंकि ओपी सबसे छोटी डिस्टेंस है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, जैसे बट की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसमें यह बोला गया है कि सिद्ध करो अगर कोई क्या नाम रेखा उस पर लंब है, जिस पर लंब है तो क्या वो अभिष्ट स्पर्श रेखा होती है। सुनो, तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें दिया क्या है, जिसमें ये दिया है कि ओपी लंब ए बी, इसमें ओपी लंब ये दिया है। अब सुनो बच्चों, अगर ओपी लंब ए बी दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 90 डिग्री है, एंगल ओपी बिंदु पी पर एपी भी एक स्पर्श रेखा है। रचना वही करेंगे कि ओ क्यू को आर तक बढ़ाया है जो पहले किया था। अच्छा ये देखो, ओपी भी त्रिज्या है क्योंकि वृत्त की परिधि तक आती है, ओ क्यू भी त्रिज्या है क्योंकि वृत्त की परिधि तक आती है। ओपी इक्वल टू ओपी। एक बात ये और दी गई है, सुनो, एंगल ओपी भी 90 डिग्री दिया, एंगल ओपी भी कितना दिया 90। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 90 डिग्री है तो उसके उस एंगल के अंदर जो अन्य न्यून कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। 90 के अतिरिक्त जितने भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण, अर्थात एक्यूट एंगल। सुनो इसे देखो, 90 डिग्री अगर एंगल पी है तो बताओ एक्यूट एंगल कौन कौन से हुए, ओ हुआ और आर। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में दिख रहा है। त्रिभुज पी ओ क्यू नहीं है, पी ओ क्यू कोई त्रिभुज नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ना ये एक चाप दिख रहा है, अब चाप दिख रहा है तो कोई रेखा तो नहीं दिख रही है। जब एक रेखा से जुड़ जाए कोई लाइन तब जाके त्रिभुज बनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तीन रेखाएं आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनता है, त्रिभुज। चाप जुड़ने से थोड़ी बनता है, तो ये क्या है, चाप। तो ये त्रिभुज नहीं, त्रिभुज कौन हुआ बताओ, ओ पी आर। तो त्रिभुज ओ पी आर में देखें तो एक्यूट एंगल को देखना, बताओ ओपीआर में जो एंगल ओपीबी है, इधर ओपीआर में जो एंगल ओपीबी है वो ग्रेटर देन होगा किससे बताओ, ग्रेटर देन होगा ओ आर पी से, इससे ग्रेटर देन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ओ आर पी एक न्यून कोण है, ओ आर पी क्या है, और जबकि ये जो ओपीबी है वो क्या है, समकोण है। समकोण हमेशा न्यून कोणों से बड़ा होता है। अब हम जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है, तो ओपीबी के सामने देखो, ओपीबी के सामने कौन सा रहा है, ओ आर। इधर ओ आर इज ग्रेटर देन ओ आर पी के सामने देखो, ओ आर पी के सामने, आर के सामने ओपी, तो ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी। जिस प्रकार ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी हो गया तो इससे स्पष्ट हो गया कि ओपी छोटी है, ओ आर बड़ी है, जैसा पहले होता था। अब हम कोई भी बिंदु ले लें, मान लो यहाँ R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया, तो सभी डिस्टेंसेस हमेशा बड़ी रहेगी किससे, OP से। अगर तुमको बताएं, अगर यहाँ R1 ले लें, सुनो ना, R1 ले लें और उसको यहाँ से मिला दें तो OR1 भी बड़ा हो जाएगा, इसे बताओ OP से। R2 ले लें तो R2 भी बड़ा हो जाएगा। इधर से ले लें तो क्या नहीं बड़ा होगा, तब भी बड़ा होगा। इधर से ले लें तो क्या नहीं बड़ा होगा, तब भी बड़ा होगा। यानी every point which is lies on the tangents APB is greater than always to the OP. Understood? हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि OP से हमेशा ये जो लाइंस खींची जाती हैं हमेशा कैसी होंगी, बड़ी बड़ी।
ठीक है, तो ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी हो गया। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, यहाँ आप लिखते हैं, आगे बढ़ा दें। इसी प्रकार OR1 इज ग्रेटर देन क्या, OP, और OR इज ग्रेटर देन क्या, OP। तो इससे स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा AB पर स्थित बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु की केंद्र O से खींची गई रेखा की लंबाई हमेशा OP से बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कामा लगाते हैं, बिंदु P के अतिरिक्त आप कामा लगा देना होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि OP स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये तो सही बात है, लेकिन लंब हमें प्रूव नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे इससे स्पष्ट क्या है, ये थोड़ा पहले नोट करना था। डिस्टेंस OP की डिस्टेंस बड़ी होगी, तो इससे स्पष्ट है OP की डिस्टेंस, OP से डिस्टेंस बड़ी होंगी सभी, इधर OR1 ये सभी डिस्टेंस OP से बड़ी होंगी। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, बिंदु P रेखा AB पर स्थित होगा। बिंदु P रेखा AB पर स्थित होने के अतिरिक्त बिंदु P केवल और केवल वृत्त पर ही स्थित होगा, वृत्त के अतिरिक्त कहीं नहीं स्थित होगा। देखो क्या स्थित है, इसलिए स्पष्ट है कि बिंदु P वृत्त पर स्थित होगा, वृत्त पर। बताइए, बिंदु P के अतिरिक्त और कोई बिंदु ऐसा है जो वृत्त पर स्थित हो? नहीं है। तो बिंदु P अगर स्थित है तो ये हो गया स्पर्श बिंदु। क्या हो गया, स्पर्श बिंदु P वृत्त पर स्थित है या वृत्त पर स्थित होगा। जिसके कारण स्थित होगा, जिसके कारण यह स्पर्श बिंदु है, या हम लिखते हैं जिससे यह स्पर्श बिंदु है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, स्थित होगा। अतः यह, अतः करके ज्यादा हो गया क्योंकि परिणाम प्राप्त हो रहा है ना, तो जिससे नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, अतः, अतः करके लिखो तो पैराग्राफ भी बदलना चाहिए। तो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अतः करके लिखोगे तो फिर पैराग्राफ बदलना पड़ेगा। ठीक, तो आप लिखेंगे अतः वृत्त का स्पर्श, वृत्त का बात है स्पर्श बिंदु। देखिए स्पर्श बिंदु है, अगर बिंदु P, तो बिंदु P से होके जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगी, स्पर्श। आप लिख देंगे, इसलिए AP भी एक स्पर्श रेखा है, इसलिए AP भी, इसलिए AP वृत्त के स्पर्श और यही हमें बच्चों प्रूव करना है। समझ पाए। प्रमेय नंबर 3, वृत्त की प्रमेय 3 की तरफ ध्यान से देखिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या बराबर होती हैं? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शियां क्या बराबर होती हैं? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ऐसा प्रूव करना। मान लो ये वृत्त है और इस पर दो स्पर्शियां खींची जा रही है, इधर एक A और एक B। ठीक है, किससे खींची जा रही है? बिंदु P से। किससे खींची जा रही है? बिंदु P से। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र से हमने पॉइंट A को मिलाया और पॉइंट B को मिलाया, अर्थात O और OB को मिलाया इधर। फिर हमने क्या किया, OP को मिलाया, OP को मिलाया। तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे, दिया है साथ में लिख लेना। O केंद्र वाला एक वृत्त, जिसमें
एपी तथा बीपी एपी तथा बीपी, एपी वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, जो ये स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर बराबर होती है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, जो स्पर्श रेखाएं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। पी बराबर पी। हाँ, ये बराबर PV। आते हैं रचना पर। रचना क्या की, रचना क्या की है, OA OB और OP को मिलाया, OA OB तथा OP को मिलाया। इधर अब हम आते हैं उपपद पर। वो कौन, उपपद में दो त्रिभुज लेंगे, एक OAP और एक OBP। त्रिभुज OAP तथा OBP में OAP और OBP में ध्यान देखना। OA बराबर OB। सबसे पहले ये थ्योरम लगे कि हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर तो ये 90 डिग्री। हम जानते हैं इधर, हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री हुए हैं और त्रिज्याएं बराबर है। त्रिज्याएं कौन से बताओ, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और बताओ एंगल ऑफ OAP, एंगल OP ऑफ बराबर OB इक्वल टू OBP। OB। ये 90 क्यों हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर पहली प्रमेय में जो हमने सिद्ध की थी उसी से। सही है। इधर OP इक्वल टू बाई राइट हाइपोटेन्यूज RHS इधर राइट हाइपोटेन्यूज साइड बाई राइट हाइपोटेन्यूज साइड का मतलब क्या हुआ, राइट मींस राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण, साइड मींस भुजा, अर्थात समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। तो समकोण ये है और उसके सामने वाला कर्ण ये हो गया, भुजा ये हो गई, तभी ये थ्योरम लगा। समझ गए। तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों एंगल कैसे हो गए, तो उसमें साइड एंगल साइड ना लगा देना, समझ गए, क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए राइट हाइपोटेन्यूज साइड लगेगा। राइट राइट एंगल समकोण के OAP OBP सर्वांश। अगर ये OAP सर्वांशम OBP के है तो एक थ्योरम होती थी बाय CPCT। CPCT से क्या होता था, अन्य पार्ट बराबर होते थे। ये बराबर AP इक्वल टू BP, दैट्स ऑल। ये मैं प्रूव्ड, समझ आया। देखिए इसकी कन्वर्स देखिए। अब थ्योरम नंबर 4 जो कि इसकी विलोम है, इसमें ये बोला गया है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर हो, पीछे एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर हो तो बोला ये गया है कि इसके केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर। पहले तो आपको ये प्रूव करना होगा कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल ऑफ BOP, AOP इक्वल टू एंगल AOP इक्वल टू एंगल ऑफ BOP, पहले ये प्रूव करना है। दूसरे में उसने कहा स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, तो स्पर्श रेखाएं मतलब कौन सी बताओ, AP और BP। उसके साथ ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए तो दूसरे में क्या प्रूव करना होगा बताओ। दूसरे प्रूव करना है एंगल ऑफ APO या कह दें OPA इक्वल टू OPB इक्वल टू एंगल ऑफ OP। अब सुनिए तो देखिए हमने जो दिया है उसमें थोड़ा चेंजिंग करनी है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसमें AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है
इस प्रकार है कि दांत विनिमय होंगे, दांत विनिमय होंगे। वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि AP इक्वल टू BP दिया गया है। AP इक्वल टू BP दिया गया है, तो समझ रहे हो? AP इक्वल टू BP दिया गया है। अब सुनो इधर देखो, स्पर्श रेखाएं दी गई है, AP इक्वल टू BP दिया गया है, तो 90 डिग्री जरूर होगा, ये तो बात निश्चित है। 90 डिग्री, क्योंकि अगर स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर, हाँ, तो स्वाभाविक है कि 90 डिग्री दिया होगा। इधर देखो, OA, OB और OP को तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, OA, OB और OP को तो मिलाना ही पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे, OAP और OBP। यस, हमें प्रूफ पहले क्या करना है बताइए? AOP और BOP को OA इक्वल बराबर प्रूफ OB करना है। त्रिज्या सही है। तो ये 90 सही है, OP OP क्या सही है? नो सर, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB सही है ना? त्रिज्या है ना? OAP इक्वल टू OBP, ये भी सही है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं आएगा? PA बराबर PB सही है, ये भी सही है। और OP इक्वल टू OP ये भी सही है, OP इक्वल टू OP ये भी सही है। तो फिर क्या हो गया? बाई राइट हाइपोटेन्यूज साइड से, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों एंगल कैसे हो गए बताओ? कांग्रुएंट। तो CPCT से क्या हो गया? CPCT से ये हो गया कि टेंगल AOP इक्वल टू टेंगल BOP। AOP इक्वल टू एंगल AOP इक्वल टू एंगल ऑफ BOP। टेंगल लाइन एंगल, टेंगल लाइन एंगल। सुनो इधर देखो, AOP BOP के इक्वल हो गया। सेकंड में क्या प्रूव करना है कि OP इक्वल टू OPP हो जाए, OPB हो जाए। तो ये कैसे होगा? देखो इधर सेकंड वाला प्रूव करने के लिए फिर से यही टेंगल लेंगे, लेकिन अपनी ये करेंगे कि जो चीजें इसमें ली है उसमें से एक दो चीजें अलग से ले लें। जैसे पुनः त्रिभुज, त्रिभुज OAP, पुनः त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP, OAP तथा त्रिभुज। सुनो इधर देखो, OAP और OBP में सबसे पहले वो ले लो जो दिया गया है। क्या दिया गया बताओ? AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू और बोलो OA बराबर OB, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OP इक्वल टू OB। अलग अलग चीज है तो अलग अलग प्रूफ होगा ना। तीसरी चीज इधर OP इक्वल टू OP, ये OP बराबर क्यों है? क्योंकि ये कॉमन। बाई साइड साइड साइड, बाई साइड साइड आप लिख दो। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर्वांग OAP सर्वांगसम हो गया, किसके? OBP और CP बाई नीचे। तो CPCP से क्या हो जाएगा? एंगल OPA जो हमें प्रूव करना था, एंगल OPA और OPB। एंगल OPA इक्वल टू एंगल ऑफ OPB। और यही बच्चों में प्रूव करना है।